जय हिंद। तो आज हम करेंगे आईसीटी ऑफ रिसर्च का अगला टॉपिक। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी रिसर्च के ऊपर मैं दो लेक्चर ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। तो लास्ट हम इसमें तीसरा इसका पार्ट करने वाले हैं। सो देखिए इसमें मैंने 3 पार्ट में वीडियो इसलिए बनाया है कि क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा ये समझ में आए इसलिए। तो इसमें पूरा हम समरी करेंगे साथ में, है ना। तो ये पूरा समरी नोट्स है कि आपको पूरा इसमें रिवाइज हो जाएगा, क्विक रिवाइज हो जाएगा कि एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी होता क्या है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखिए, साथ साथ लिखते जाइए, आपकी तैयारी हो जाएगी, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो चलिए देखिए आईसीटी की भूमिका यानी कि रोल ऑफ आईसीटी होता क्या है। आप देखिए आजकल क्या है कि जो कंप्यूटर का ज़माना आ चुका है, तो जो रिसर्च करना काफ़ी आसान हो चुका है। जो काम पहले बहुत महीनों में सालों में होता था, आज वो मिनटों में होता है। किसकी वजह से? आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। सो देखिए अनुसंधान गतिविधियों में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। वही बात है, देखिए जो अनुसंधान गतिविधियां है यानी कि जो रिसर्च प्रोसेस है, वहाँ पे क्या है, रिसर्च एक्टिविटी में यानी कि अनुसंधान गतिविधियों में जो कंप्यूटर है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पहले क्या होता था, देखिए जो भी सब कुछ रिसर्च थी वो अपने हाथों से पेन पेपर पे लिखना पड़ता था, लेकिन आजकल क्या है उसे कंप्यूटर में टाइप किया जाता है, उस फाइल को सेव किया जाता है और वो बहुत आसानी से सेव किया जा सकता है। जो भी रिसर्च का काम होता है आप उसे पासवर्ड लगा के आप उसे सेव कर सकते हैं कि ताकि उसे आप ही खोल पाए, आप ही ओपन कर पाए और कोई ओपन ना कर पाए। सो देखिए अनुसंधान के लिए यह एक आवश्यक उपकरण है। आजकल देखिए जो आईसीटी है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, आईसीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो स्टूडेंट शोध करते हैं, जो पीएचडी करते हैं, उनको पता है कि बहुत ज़रूरी है। आप देखिए सब कुछ इतना बड़ा रिसर्च काम है ना, खुद से करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आईसीटी क्या है बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। देखिए जैसे मान लीजिए कुछ त्रुटि हो, कुछ गलती हो काम में, तो वो आसानी से आईसीटी के द्वारा पकड़ा जा सकता है। मान लीजिए स्पेलिंग मिस्टेक है, ये जांचना हो साथ में कि उसमें जो आईसीटी का काम है, जैसे मान लीजिए कोई रिसर्चर है, कोई अनुसंधान करता है, अगर उसने देखिए अपनी थीसिस जमा कराए, मान लीजिए वो थीसिस चोरी के है, किसी और के बनाए हुए को उसने अपना करके दे दिया, तो वो भी आजकल आईसीटी की मदद से आसानी से पता लगाया जा सकता है कि ये किसका चोरी किया गया डाटा है। सो इसमें देखिए ये आवश्यक उपकरण है। इसने वैश्विक सूचना पोर्टल यानी कि विश्वव्यापी वेब के मार्ग को आगे बढ़ाया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो विश्वव्यापी वेब है ना, यानी कि इसे इंग्लिश में आप जानिए, देखिए शुद्ध हिंदी थोड़ी सी हो जाती है, वर्ल्ड वाइड वेब है ना। विश्वव्यापी वेब मतलब वर्ल्ड वाइड वेब आप होते हैं ना www. ऐसे साइट बनी होती है, ये उसकी बात करता है। यानी कि जो वैश्विक सूचना है, अगर हमें देखिए पूरी दुनिया की कोई भी नॉलेज लेनी है तो हम लगाते हैं ना ऐसे www. है ना, ऐसे करके लगाते हैं कोई वेबसाइट का नाम, ये वो बताता है कि आईसीटी में अगर आपको गूगल पे कुछ सर्च करना है तो आप www. के ज़रिए आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, है ना, कोई वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, उसके द्वारा आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। सो देखिए विभिन्न कंप्यूटर प्रोग्रामों ने शोध प्रक्रिया को संकलित करने में हमारा रास्ता आसान कर दिया। देखिए बहुत सारे जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसने क्या किया, जो शोध की प्रक्रिया है ना, उसने क्या है शोध की प्रक्रिया को क्या है संकलित किया। संकलित करने में क्या किया, रास्ता आसान बना दिया। मतलब सिंपल सी बात क्या है, जो रिसर्च करना काफ़ी आसान हो गया विभिन्न कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा। अब देखिए होता क्या है, जो रिसर्च होती है वो टाइप होती है कंप्यूटर पे, उसको लॉक लगा सकते हैं, उसका पासवर्ड लगा सकते हैं, उसको किसी को थीसिस को जमा करवा सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए देखिए उसमें पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो उसमें क्या है आसानी से सॉर्टिंग हो सकती है। आप देखिए पेज नंबर आसानी से डल जाएंगे उसमें, है ना। बहुत सारी चीज़ें देखिए संकलित करने में विभिन्न कंप्यूटर प्रोग्राम ने बहुत सारा योगदान दिया। जैसे फिर वही बात है कि जैसे साहित्य चोरी का पता लगाना है कि वो डाटा ओरिजिनल है या नहीं, उसका भी पता आसानी से लगाया जा सकता है। सो देखिए आईसीटी के लाभ, अब देखिए आईसीटी के लाभ क्या है। सो बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी एज ए रिसर्च प्रोसेस। अब देखिए पहला लाभ क्या है, स्पीड। अब देखिए जो काम पहले मान लीजिए कि 1 साल में होना था, वो अभी काम क्या है कुछ महीनों में हो जाता है। जो काम महीनों वाला था कुछ दिनों में हो जाता है, कुछ दिनों वाला काम कुछ मिनटों में हो जाता है। किसकी वजह से? आईसीटी की वजह से। सो देखिए स्पीड बहुत ज़्यादा इसमें हो जाती है ना। उसके बाद देखिए
एक्यूरेसी, हर एक चीज़ की देखिए शुद्धता है, यानी कि एक्यूरेसी हो जाती है। आप देखिए जो रिसर्च की गई है वो कितनी शुद्ध है, कितनी एक्यूरेट है, कितनी सटीक है, तो वो देखिए आईसीटी की मदद से सही हो सकती है। अब देखिए मान लीजिए कुछ में उसमें प्रॉब्लम हो, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो वो सामने दिख जाता है, और है ना, साथ ही तो उसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। कुछ चीज़ें काटनी है, कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो वो आसानी से कर सकते हैं। तो इससे क्या है, एक्यूरेट बन जाएगी, उसे क्या है, शुद्ध बन जाएगी हमारी रिसर्च। सो संगठन संगठन क्या है, देखिए ये संगठित हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जैसे, तो वो देखिए आसानी से हो जाएगी, है ना, ये संगठित हो जाती है, साथ में ऑर्गेनाइज हो जाती है। संगति, कंसिस्टेंसी, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी है, जो संगति है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि जो आईसीटी है रिसर्च प्रोसेस में, उसमें स्पीड भी हो जाती है, उसमें शुद्धता भी है, उसमें संगठन भी है, उसमें संगति, कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी हो जाती है। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो रिसर्च है, जो शोध है, वो कितनी ज़्यादा आसान है, कितनी ज़्यादा मुश्किल है। तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो देखिए एक खोज इंजन क्या है, व्हाट ए सर्च इंजन। जब भी आप देखिए सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, है ना, कुछ भी सर्च करते हैं, तो गूगल क्या है, वो सर्च इंजन है। जब भी हम किसी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर सर्च करते हैं, तो वो गूगल वो क्या है, वो सर्च इंजन है। याहू देखिए सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, ऐसे करके, है ना, वो चीज़। सो देखिए एक आंतरिक उपकरण, ये क्या है, आंतरिक उपकरण है। एन इंटरनल टूल, किसका, आंतरिक उपकरण है, ये कंप्यूटर में होता है, आपके मोबाइल में होता है। वेब पेज ढूंढता है, देखिए लोकेट्स वेब पेज। अब देखिए वेब पेज ढूंढना मतलब, जब भी आप देखिए कुछ सर्च करेंगे गूगल के ऊपर या किसी सर्च इंजन के ऊपर, तो देखिए आपने जो चीज़ सर्च करनी है, जो चीज़ टाइप की है, वो देखिए आपको वही चीज़ वहाँ पे दिखाएगा। वो चीज़ कहाँ पे है, वो उस चीज़ पे आपको लेके जाएगा। सो देखिए निर्दिष्ट कुंजी शब्दों को के अनुसार उन्हें सॉर्ट करता है, सॉर्ट दैम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड कीवर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो स्पेसिफाई कीवर्ड्स है, स्पेसिफाई कीवर्ड वर्ड मतलब, जैसे मान लीजिए गूगल के ऊपर आप कुछ भी लिखते हैं, आप यूजीसी नेट लिखेंगे ना, आपके सामने देखिए नीचे ऑप्शन आ जाएगा, यूजीसी नेट सिलेबस, यूजीसी नेट एडमिट कार्ड, यूजीसी नेट करेक्शन डेट, यूजीसी नेट 2021, यूजीसी नेट सिलेबस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो उससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपको सर्च क्या करना है ना। तो ये उसे सॉर्ट करता है, सॉर्ट मतलब पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर दिखाएगा वो, है ना, उसके लिए, तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है खोज इंजन के प्रकार। अभी हमने जाना खोज इंजन होता क्या है, कि वो चीज़ जहाँ पे हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं अपनी सुविधा के लिए, वो है खोज इंजन। और खोज इंजन के प्रकार क्या है, जैसे देखिए बिंग है, या बिंज जैसे कहते हैं, आस्क है, गूगल है, याहू है, अल्टा विस्ता है। सो देखिए सबसे फेमस क्या है, गूगल और याहू। तो देखिए गूगल सबसे ज़्यादा फेमस है। आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी है, आप गूगल ओपन करेंगे तो गूगल पे आप आसानी से कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। तो ये है खोज इंजन। सो नेक्स्ट देखिए क्या है, वेबसाइट की पहचान। अब देखिए वेबसाइट की पहचान होती कैसे है। आप देखिए वेबसाइट का मतलब क्या होता है, कि जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता लगाना है, तो हम उसकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में पता करना है, तो आपको वेबसाइट पे जाना है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए यूजीसी नेट के लिए, तो आप यूजीसी नेट की वेबसाइट को विजिट करेंगे, तो आपको वहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए जब भी संभव हो मुख्य पृष्ठ का पता लगाने का प्रयास करें। वेन एवर पॉसिबल ट्राई टू लोकेट द होम पेज। मुख्य पृष्ठ क्या है, होम पेज क्या है, देखिए ये क्या होता है, कि जैसे आपने मान लीजिए वेबसाइट ओपन किया, वेबसाइट ओपन करते वक्त देखिए आपके सामने एक ना मेन पेज खुलता है, जहाँ पे उस चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे फर्ज करिए आप यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाते हैं, यूजीसी नेट की वेबसाइट के ऊपर देखिए वहाँ पे आपको उसका होम पेज जो होता है, उसके ऊपर आपको यूजीसी नेट की पूरी जानकारी मिलती है। नीचे उसका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, ईमेल होती है, ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, वो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। तो वेबसाइट का जो मेन पेज होता है, होम पेज, वहाँ पे आपको क्या क्या खोजना है, कहाँ पे जाना है, आपको पूरा वहाँ पे मिल जाता है, पूरे लिंक आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो देखिए हम यूआरएल के अंत से कुछ जानकारी को समाप्त करके इन्हें खोल सकते हैं। वी कैन ओपन डू दिस बाय एलिमिनेटिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एंड ऑफ यूआरएल। अब देखिए यूआरएल होता क्या है। अब देखिए जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, उसके सबसे एंड में क्या है, यूआरएल होता है। यूआरएल मतलब आप देखिए जैसे
.gov.com.net.edu ये क्या है, इसकी मदद से आप देखिए इसे खोल सकते हैं, है ना। तो ये URL हो गया। आप देखिए जब आप .gov लगाएंगे मतलब गवर्नमेंट से संबंधित है, .com लगाएंगे ये किसी व्यापार से संबंधित है, कॉम से, नेट है और एजू है। एजू मतलब क्या है कि ये एजुकेशन से संबंधित है ना। तो नेट का मतलब क्या है, नेटवर्क। तो देखिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वेबसाइट की पहचान करवाते हैं। जैसे .gov मतलब ये गवर्नमेंट से संबंधित है, .com मतलब ये कॉमर्स से संबंधित है, यानी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड से संबंधित है, वाणिज्य से संबंधित है। .net मतलब ये नेटवर्क से संबंधित है और edu मतलब ये एजुकेशन से संबंधित है। तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिलती है जिससे आप आसानी से वेबसाइट की पहचान कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है पब्लिक डोमेन पर एक नज़र। देखिए पब्लिक डोमेन एट ए ग्लैंस। अब देखिए पब्लिक डोमेन होता क्या है, जो पब्लिक के लिए बनाया गया है, जैसे कोई भी विजिट कर सकता है। जैसे ई बुक्स है, ई संसाधन है, ई पत्रिका यानी कि ई बुक्स, ई रिसोर्सेज, ई जर्नल्स। सो देखिए इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। आजकल देखिए ई बुक्स के रूप में PDF फाइल होती है ना, जिसे आप, जैसे मान लीजिए आपको कोई बुक पढ़नी है तो आप उसे ई बुक्स के जरिए पढ़ सकते हैं, तो वो आपको इंटरनेट पर डाउनलोड करनी होती है। तो ये पब्लिक डोमेन है। सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक शोध उपकरण के रूप में विकीपीडिया का उपयोग करना। अब देखिए विकीपीडिया, यूजिंग विकीपीडिया एज ए रिसर्च टूल। अब देखिए जब भी आप कुछ सर्च करते हैं गूगल पे तो सबसे पहले आपको विकीपीडिया की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। विकीपीडिया क्या है कि आपको वहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाती है ना। वो चीज़ है क्या, आपको पूरा विकीपीडिया पे दिखाई देता है। अगर आपको किसी पर्सन के बारे में सर्च करना है, जैसे आप वहाँ पे टाइप करेंगे कि सचिन तेंदुलकर, तो आपको वहाँ पे देखिए उसकी पूरी बायोग्राफी मिल जाएगी। नरेंद्र मोदी, आपको उसकी पूरी बायोग्राफी वहाँ पे मिल जाएगी, है ना। आप वहाँ पे टाइप करेंगे राहुल गांधी, आपको उसकी पूरी बायोग्राफी मिल जाएगी। आप वहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे आपको वहाँ पे उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको गूगल पे सर्च करने के बाद सबसे ऊपर विकीपीडिया दिखाई देता है, जहाँ पे आपको उस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाती है। तो विकीपीडिया में जब आप उसे ओपन करते हैं तो आपको आपका सारा कंटेंट वहाँ पे मिलता है। सो देखिए ये एक मुक्त विश्वकोश है, यानी कि ये एक इंसाइक्लोपीडिया है। मुक्त विश्वकोश मतलब कि देखिए जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलती है, इसे कोई भी खोज सकता है, आप भी खोज सकते हैं, मैं भी खोज सकता हूँ। ये हर एक के लिए खुला हुआ है। जो लोग इसका उपयोग करते हैं उनके द्वारा सहयोग से लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे जो जानकारी होती है वो कौन देता है, ये आम लोग देते हैं। जैसे आपके पास कोई जानकारी है तो आप उसे विकीपीडिया पे शेयर करना चाहते हैं तो आप उसे आसानी से शेयर कर सकते हैं। कुछ चीज़ देखिए ऐसी होती हैं जिनका गूगल के ऊपर जवाब नहीं होता। विकीपीडिया पे जब आप जाएंगे वहाँ पे लिखा होता है कि आप सहयोग करिए और हमारी मदद करिए। तो देखिए वहाँ पे आप जो सर्च करते हैं, अगर आपके पास कुछ डाटा है उस चीज़ के बारे में तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि ताकि जब देखिए कोई दूसरा पर्सन, दूसरा बंदा उसे सर्च करे तो वो आपके इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे देख सके। सो देखिए प्रति घंटे हज़ारों परिवर्तन किए जाते हैं। अब देखिए विकीपीडिया में देखिए प्रति घंटे हज़ारों परिवर्तन होते हैं वहाँ पे, है कि हर घंटे में देखिए विश्व में कितना कुछ होता है। कोई व्यक्ति देखिए मर गया, कोई पैदा हो गया, वो सब कुछ आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन उनकी मिल जाती है। सो देखिए अपडेशन ये चलता रहता है। एक शोध के रूप में ई हाउ, यानी कि ई हाउ का उपयोग करना। ई हाउ क्या है, देखिए ई हाउ जब आप सर्च करेंगे आपको देखिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे देखिए जिससे आमतौर पर कंटेंट मिल कहा जाता है। कंटेंट मिल क्या है, विषय मिल क्या है। देखिए जैसे एक मिल होती है ना, एक फैक्ट्री होती है, एक मिल होती है, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारा आपको देखिए उसके अंदर मटेरियल मिल जाता है। तो ऐसे ही देखिए ई हाउ क्या है, इसके अंदर आपको बहुत सारा मटेरियल मिलता है। देखिए ये फ्रीलांसर द्वारा बनाया गया है। इसे फ्रीलांसर मतलब इसे कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अपनी नॉलेज को शेयर कर सकता है। तो 2 मिलियन लेख है, यानी कि 2 मिलियन यहाँ पे क्या है आर्टिकल्स है, तकरीबन 20 लाख आर्टिकल्स है। अगर आपको देखिए कुछ आर्टिकल सर्च करना है आपको तकरीबन वहाँ पे 20 लाख आर्टिकल मिल जाएंगे। तो अलग अलग कैटेगरी में वो बटे हुए हैं। 1,70,000 वीडियो से साथ में देखिए जो ई हाउ है ना, वहाँ पे क्या है आपको कंटेंट मिल जाएगा। ये आपको 2 मिलियन लेख मिलेंगे, 1,70,000 वीडियो मिलेंगी। वहाँ पे राइट्स फ्री लॉन्च के आधार पर काम करते हैं राइटर्स, है ना। जो राइटर है, जो लेखक है, देखिए वो फ्री लॉन्च के आधार पर काम करते हैं, यानी कि उनको कुछ वहाँ पे मिलता नहीं है, कुछ पैसे नहीं मिलते, वो जस्ट अपनी वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, नॉलेज को, ज्ञान को वहाँ पे
वहाँ पे साझा करते हैं। विषयों की विविधता शामिल है। अब देखिए वैरायटी ऑफ टॉपिक इंक्लूड, देखिए वहाँ पे अलग अलग विषय पे आपको बहुत सारे लेख मिल जाएंगे जो आपके काम के होंगे। सो देखिए बहुत सारी चीज़ें आजकल आसान हो चुकी है। आप देखिए 20 साल पहले आज कुछ नहीं था, लेकिन 20 साल के बाद देखिए बहुत कुछ फास्ट हो चुका है। आने वाले देखिए 10-20 सालों में और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, है ना। तो आप देखिए जब पहले ज़माना जब टेलीविज़न नहीं हुआ करता था, है ना, तो फिर देखिए ज़माना आया, फिर ब्लैक एंड वाइट, फिर कलर, आजकल देखिए एलईडी आ गए, है ना। पहले क्या था देखिए सिनेमा थे, फिर बाद में क्या हुआ वीसीआर, वीसीपी, है ना, ऑडियो कैसेट, फिर बाद में देखिए कि सीडी प्लेयर, डीवीडी, आजकल के पेन ड्राइव आ चुकी है। तो देखिए कहाँ से शुरू होकर पेन ड्राइव पे पहुँच चुके हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ देखिए परिवर्तन हो रही हैं। तो देखिए आने वाला समय कैसा होगा, आने वाला टाइम कैसे होगा, आप खुद ही जान सकते हैं। पहले देखिए रिसर्च करने के लिए बहुत सारी लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, अलग अलग बुक्स पढ़नी पड़ती थी, देखना पड़ता था, बहुत सारा हेडेक वाला काम था। लेकिन आजकल क्या है, आजकल देखिए इंटरनेट के ज़रिए सारी चीज़ें आसान हो चुकी हैं। घंटों का काम मिनटों में, सेकंडों में होता है यहाँ पे, है ना, वो चीज़। सो नेक्स्ट देखिए आईसीटी अनुसंधान उपकरण, यानी कि आईसीटी रिसर्च टूल। अब देखिए आईसीटी के रिसर्च टूल है क्या, देखिए ई पेपर है। कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस के लिए कहीं भी पेपर प्राप्त, देखिए यहाँ पे ई पेपर क्या है, अगर आपको देखिए कंप्यूटर और इंटरनेट, कंप्यूटर में इंटरनेट को चलाना है तो आप इसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ई पेपर मतलब होता है जैसे देखिए आपके पास कागज़ होता है एक, वो आपके पास क्या है हार्ड कॉपी में रूप में। तो ई पेपर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेपर। जब आप देखिए देखते हैं ना कंप्यूटर के अंदर वर्ड फाइल होती है, वहाँ पे पेजेस बने होते हैं, वो क्या है, वो ई पेपर है। यानी कि जो आपके कंप्यूटर के अंदर है पेपर के रूप में, वो है ई पेपर। सो स्लाइड शेयर है। देखिए ई पेपर में आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है। जब आप सर्च करेंगे किसी चीज़ के ऊपर आपको ई पेपर दिखाई देगा, आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्लाइड शेयर देखिए एक वेबसाइट के रूप में काम करता है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए व्यक्ति और संगठन से विभिन्न विषयों पर 15 मिलियन से अधिक अपलोड है ना। तो स्लाइड शेयर क्या है, एक साइट है, वेबसाइट है। यहाँ पे क्या है, स्लाइड शेयर में आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मिलेंगी। आपको यहाँ पे देखिए 15 मिलियन, लगभग 1.5 करोड़ यहाँ पे आपको अपलोड मिलेंगे, जो क्या है विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों ने आपस में मिलकर इसे बनाया है। नेक्स्ट है यूट्यूब। यूट्यूब पे भी देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको 1 बिलियन से अधिक अद्वितीय उपयोगकर्ता यानी कि यूनिक यूज़र प्रत्येक माह यूट्यूब पर जाते हैं। यूनिक यूज़र क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा चैनल है, जो रेगुलर हमारे जो यूज़र हैं वो हमारे चैनल को देखते हैं, रेगुलर स्टूडेंट देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे यूज़र भी हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं, जो हमारे साथ जुड़े नहीं थे, वो पहली पहली बार देखते हैं। आप भी देखिए जब यूट्यूब पे सर्च करेंगे आप पर्टिकुलर किन्हीं चैनल को फॉलो करते हैं, लेकिन उसके अलावा देखिए बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिस पे आप जाते हैं, है ना, वो आपने पहली बार देखे होते हैं। तो उनके लिए आप क्या हुए, आप एक यूनिक यूज़र हुए, इसलिए। सो नेक्स्ट है सोशल मीडिया। देखिए सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, देखिए जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, जी प्लस है ना, ये सारी चीज़ें। तो देखिए फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं अलग अलग एग्ज़ाम के लिए, वहाँ पे बहुत सारी नॉलेज आती है। ट्विटर पे भी देख सकते हैं। ये सोशल मीडिया क्या है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन देखिए होता क्या है, आजकल सोशल मीडिया का जो उपयोग है ना, आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, गूगल पे देखेंगे, या आप सोशल मीडिया फेसबुक पे देखेंगे ना, बहुत सारी देखिए इन्फॉर्मेशन गलत भी बताई जाती है जो होती नहीं है। लेकिन हमें देखिए इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए कि ताकि लोगों को अच्छी नॉलेज मिल सके, है ना। बाहर देखिए यूट्यूब पे देखेंगे, बाहर वीडियो में दिखाया कुछ हो जाता है, अंदर खोलेंगे तो और ही कुछ होता है। तो वो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका नॉलेज वहाँ पे बहुत मिलती है, लेकिन अच्छी नॉलेज मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है अमेज़न किंडल। अब देखिए amazon.com द्वारा डिज़ाइन किया गया है अमेज़न किंडल, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि ई बुक पीडीएफ के रूप में पढ़ सकते हैं। अमेज़न किंडल देखिए एक वेबसाइट है, सॉरी अमेज़न किंडल देखिए एक वहाँ पे क्या है कि मोबाइल ऐप है। वहाँ पे क्या है कि अमेज़न ने क्या किया है, जो उसकी पुस्तकें हैं उसको सारी पुस्तकें जैसे आप अपने घर पे मंगवाते हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो मान लीजिए अपने पुस्तक घर पे नहीं मंगवाना चाहते, लेकिन वो उसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। तो amazon.com देखिए अमेज़न किंडल के ज़रिए आपको एक वहाँ पे वो एक इन्फॉर्मेशन देता है ना, वहाँ पे एक आपको एक सर्विस प्रोवाइड करवाता है कि ताकि आप अपने घर पे बुक मत मंगवाइए, आप उसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए जो बुक है उसकी कॉस्ट है 400 रुपये, 400 रुपीज़।
अब आपको अमेज़न किंडल अगर आप वो लेते हैं, जैसे 400 रुपये में आप बुक अपने घर पे मंगवाएंगे, लेकिन अमेज़न किंडल में आपको वो 150-200 रुपये में आराम से वही बुक मिल जाएगी। फ़र्क इतना है कि वो आपको PDF के रूप में पढ़ना होगा। तो जो बच्चे घर नहीं मंगवाना चाहते, ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं, तो अमेज़न किंडल उनको अपनी बुक्स जो है वो PDF के रूप में देता है। शिक्षकों के लिए लाभ। अब देखिए शिक्षकों के लिए लाभ क्या है। देखिए ICT शिक्षकों को सूचना, ऐतिहासिक स्रोतों और मीडिया प्रकारों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करता है। आप देखिए आजकल टीचर का काम भी आसान हो चुका है। मान लीजिए टीचर ने बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाना है। अब जैसे देखिए बुक में जो टॉपिक लिखा हुआ है बच्चों को वो मुश्किल लगता है, तो होता क्या है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए टीचर उस टॉपिक के लिए गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करके उस टॉपिक की लेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं और भाषा को आसान कर सकते हैं, जिससे क्या है कि बच्चों को भी जो है वो आसानी हो जाती है। तो देखिए बहुत सारी सूचना है, बहुत सारे ऐतिहासिक स्रोत हैं, बहुत सारे देखिए चीज़ें हैं, इसमें आसानी से मिल जाती हैं। शिक्षकों को विद्यार्थियों में भ्रांतियों की पहचान करने की अनुमति देता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि जो विद्यार्थी हैं उनको नॉलेज जो है वो गलत नॉलेज मिली हुई है, लेकिन शिक्षक उस नॉलेज को ठीक करते हैं। तो जो शिक्षक द्वारा बताया जाता है, अगर बच्चा देखिए यूट्यूब पे या कहीं पे सर्च करेगा, वो सेम नॉलेज उनको वहाँ पे मिल जाती है। तो उससे क्या है, जो बच्चों की भ्रांतियाँ हैं, विद्यार्थियों की भ्रांतियाँ वो दूर हो जाती हैं। या मान लीजिए बच्चे ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो जिसका जवाब टीचर के पास नहीं है, टीचर क्या करेंगे कि उस जो आंसर को यूट्यूब या गूगल पे सर्च करके अगले दिन एक अच्छे तरीके से उसे समझा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए विद्यार्थियों के लिए लाभ। अब देखिए शिक्षकों के लिए लाभ है, तो विद्यार्थियों के लिए लाभ क्या है। ICT लेखन की बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। अब देखिए जो ICT क्या है, जो लेखन की बाधाएं हैं ना, जैसे मान लीजिए बच्चों को कुछ स्कूल में काम दिया लिखने के लिए, कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया, असाइनमेंट दे दिया। अब देखिए बच्चों को उसके बारे में कुछ पता नहीं है, उसकी मार्केट में बुक भी नहीं है, तो क्या करेंगे, यूट्यूब या गूगल पे सर्च करके वो उस मटेरियल को लिख पाएंगे, अपना विषय तैयार कर पाएंगे। विद्यार्थियों को विशिष्ट विषय या चर्चा पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। वही बात है, देखिए जो उनको विशिष्ट विषय दिया गया है चर्चा के लिए, तो उसे यूट्यूब या गूगल पे आसानी से सर्च कर सकते हैं। प्रतिबिंब विश्लेषण और समझ को प्रोत्साहित करता है। अब देखिए जो प्रतिबिंब है, जो विश्लेषण है, जो समझ है, उसको प्रोत्साहित करता है। यानी कि देखिए बच्चों को अगर कुछ भी चीज़ समझनी है, स्टोरी के रूप में समझनी है या एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए समझनी है, तो क्या करते हैं कि वो उसे क्या करते हैं, यूट्यूब गूगल की मदद से आसानी से समझ सकते हैं, है ना। मान लीजिए बच्चों को आप देखिए, जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे NCERT की बुक, देखिए वहाँ पे यूट्यूब पे आराम से समझाई जाती है ना। जिन बच्चों को देखिए NCERT बुक्स पढ़नी मुश्किल लगती हैं, वो उसका वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में देखिए बहुत सारी आपको नॉलेज मिल जाती है। तो देखिए बच्चों के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। नेक्स्ट है ICT पर अनुसंधान पर ICT के प्रभाव। अब देखिए इफेक्ट्स ऑफ ICT ऑन रिसर्च, रिसर्च के ऊपर ICT के क्या प्रभाव है। देखिए इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पूर्व डाटा विश्लेषण में ICT, यानी कि ICT एप्लीकेशन इन प्री डाटा एनालिसिस, डाटा विश्लेषण में ICT एप्लीकेशन इन डाटा एनालिसिस, और पोस्ट डाटा विश्लेषण में ICT, यानी कि ICT एप्लीकेशन इन पोस्ट डाटा एनालिसिस। तो देखिए इसका लेक्चर जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ पूरा डिटेल में, जो इसका एप्लीकेशन ऑफ ICT का पार्ट 2 है। आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं ना, इससे पहले जो लेक्चर आया था पार्ट 2 का, उसमें मैंने यही इन्फॉर्मेशन पूरी नॉलेज में बताई है। अगर आप प्रभावी उपयोग के लिए कारक, अब देखिए फैक्टर्स फॉर इफेक्टिव यूज़। अब देखिए यहाँ पे प्रभावी उपयोग के लिए क्या है। देखिए जानकारी की व्याख्या कैसे करें। अब देखिए जो जानकारी है, जो नॉलेज है, उसकी व्याख्या कैसे करना, उसका पूरा वहाँ पे आपको मिल जाता है। इसके बारे में निर्णय और निष्कर्ष कैसे निकालें। अब देखिए कोई भी चीज़ आपको यूट्यूब पे, गूगल पे, आपको कोई विषय मिलता है, तो आपको जो चीज़ मिलती है, आपको ये होता है कि जो व्याख्या है, जो जानकारी है, उसे कैसे आप देखा जाए, उसका निर्णय निष्कर्ष कैसे निकाला जाए। शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना कि गतिविधि सामग्री की प्रभावी समझ को प्रोत्साहित करें। देखिए जो शिक्षक हैं उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो समझ है, जो वो समझाते हैं बच्चों को, है ना, तो उन्हें क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। आप देखिए बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो, लेकिन अगर आपको काम की चीज़ें खोजनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है ICT। तो होता क्या है, जब भी रिसर्च करनी होती है उसमें ICT का प्रयोग हमें ICT के अंदर सिर्फ अपने काम को लेकर ही करना चाहिए। उसमें जो जानकारी आपको दी जाती है, आपको कौन सी जानकारी चाहिए, कितनी हद तक चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए, आपको उतनी ही जानकारी लेनी चाहिए।
है ना। आपको मान लीजिए विषय मिल गया, आपको देखिए उस विषय के बारे में बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे, बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन आपको कितनी नॉलेज चाहिए उस टॉपिक के बारे में आपको उसका पता होना चाहिए, आपको वो होनी चाहिए। सो नेक्स्ट देखिए निष्कर्ष है यहाँ पे कंक्लूजन। देखिए निष्कर्ष में क्या है, आईसीटी आधारित अनुसंधान उपकरण अनुसंधान चक्र या अवधि का उपयोग छोटा किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यूज ऑफ आईसीटी बेस्ड रिसर्च टूल रिसर्च साइकिल और ड्यूरेशन कैन बी शॉर्टन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब भी हम रिसर्च का काम करते हैं तो उसमें जो आईसीटी का हमें काम है वो छोटा करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, है ना। अगर देखिए हम हर एक टॉपिक को यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करने लगेंगे तो हमें आदत पड़ जाएगी। एक रिसर्चकर्ता को, एक अनुसंधानकर्ता को, एक रिसर्चर को उसकी आदत पड़ जाएगी, जो काम यहाँ पे फंस जाए उसको वही सर्च करना चाहिए। आईसीटी के उपयोग और अनुसंधान की वृद्धि की गति के साथ अधिक शोध लेख, शोध ग्रंथ, शोध प्रबंध आदि का उत्पादन किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि विद द यूज ऑफ आईसीटी एंड इंक्रीज स्पीड ऑफ रिसर्च, मोर रिसर्च आर्टिकल्स, दीज डिसर्टेशन एटसेट्रा कैन बी प्रोड्यूस। अब देखिए होता क्या है, आईसीटी के माध्यम से यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से होता क्या है कि जो आईसीटी के द्वारा जो अनुसंधान है उसकी जो गति है उसे तेज कर दिया जाता है। तेज करने का मतलब कि जो काम हम देखिए अपने हाथों से करेंगे वो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम आईसीटी का उपयोग करके, इंटरनेट का उपयोग करके अपनी रिसर्च करेंगे वो जल्द से जल्द होगा। नेक्स्ट देखिए, अनुसंधान समुदाय के भीतर का योगदान बढ़ाए, इनकी इंक्रीज द नॉलेज कंट्रीब्यूशन विद द रिसर्च कम्युनिटी। अब देखिए रिसर्च कम्युनिटी होती क्या है, जैसे मान लीजिए आप एक रिसर्चर है, आप एक अनुसंधान करता है, आपके साथ साथ इंडिया में देखिए बहुत सारे ऐसे रिसर्चर होंगे। सो देखिए उनके साथ क्या है, आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है। देखिए जैसे आपने मान लीजिए वहाँ पे कोई नॉलेज शेयर की, किसी ने और ने नॉलेज शेयर कर दी, है ना, तो उससे क्या है कि आपको उससे बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इससे जैसे आपका जो विषय है आपका वो भी आसान हो जाएगा और आपको नया ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा कुछ आईसीटी आधारित अनुप्रयोग क्षेत्रों के उपयोग के साथ साथ अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। अब देखिए होता क्या है, मोर एवर रिसर्च क्वालिटी कैन बी इम्प्रूव एज द यूज ऑफ सर्टेन आईसीटी बेस्ड एप्लीकेशन एरिया। आप देखिए होता क्या है कि जो अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। देखिए जैसे आपको कोई विषय दिया गया है, आप एक अनुसंधान करता है, आपने वो विषय तैयार कर लिया, लेकिन जब आप देखिए उसे सर्च करेंगे, आपके पास आपने जो नॉलेज लिखी हुई है, जब आप उसे सर्च करेंगे यूट्यूब पे, गूगल पे, आप उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो आप उसे दूर कर पाएंगे। तो उससे होगा क्या, आपको गलतियों का अपनी पहले ही पता चल जाएगा और आप जो आपका जो मटेरियल होगा, जो आपका थीसिस होगा, उसे बहुत बढ़िया से कर पाएंगे। नेक्स्ट है आईसीटी के साथ अनुसंधान एकीकृत करने के लिए सरकार की पहल यानी कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर इंटीग्रेटिंग आईसीटी विद रिसर्च। अब देखिए जो सरकार की पहल क्या है, अब देखिए जो सरकार है वो आईसीटी के लिए लोगों की बहुत हेल्प करती है। इनकी जो रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है, शोध करता है, एक अच्छा रिसर्चर है, उनके लिए काफ़ी मदद करती है कि ताकि वो अपनी जो रिसर्च है उसे आसानी से कर पाएँ। देखिए जैसे शोध गंगा है, ई शोध सिंधु है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है यानी कि इन्फ्लिबनेट है, एनलिस्ट है, उच्चतर आविष्कार योजना है यानी कि यूएवाई, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी है इम्प्रिंट, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क है इनकी ज्ञान। अब देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, किसके लिए, एक अनुसंधानकर्ता के लिए, कि ताकि वो यहाँ से अपना जो रिसर्च का काम है, अपना अनुसंधान या शोध का काम है, उसका टॉपिक यहाँ से उसे मिल जाए। देखिए जैसे शोध गंगा है, मान लीजिए एक रिसर्चर है, अनुसंधान या शोध करता है, उसने अपने थीसिस बना लिया, अपना रिसर्च कंप्लीट कर लिया, तो ज़रूरी है कि वो शोध गंगा पे अपलोड करे कि ताकि आने वाले जो रिसर्चर हैं उनको उससे लाभ मिल सके। जैसे मान लीजिए आपने किसी विषय के ऊपर रिसर्च करना है, तो शोध गंगा में जब आप जाएंगे आपको उस विषय के बारे में बहुत सारे अलग अलग जो रिसर्चर हैं उनका काम आपको मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट ने हेल्प की है
कि ताकि आप अपनी रिसर्च को आसान बना सकें। सो देखिए यहाँ पे महत्ता है, शोध में सूचना संचार प्रौद्योगिकी की महत्ता, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन रिसर्च। अब देखिए महत्ता क्या है इसमें, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवा अर्थतंत्र का आधार है। अब देखिए अर्थतंत्र का आधार है, आप देखिए जो ये अर्थतंत्र मतलब देखिए इसमें क्या है कि सब कुछ आपस में जुड़ा है। आप देखिए इसे पैसे भी कम लगते हैं, टाइम की भी बचत होती है, यहाँ पे ये सबसे बड़ी चीज़ है। पिछड़े देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एक उपयुक्त तकनीक है। अब देखिए जो पिछड़ा देश है ना, तो वहाँ पे देखिए पिछड़ा देश होता कैसे, जहाँ पे क्या है रिसोर्सेज की कमी है, स्रोतों की कमी होती है ना। वहाँ पे देखिए आर्थिक विकास के लिए होता क्या है कि वहाँ पे ज़रूरत होती है आर्थिक विकास के लिए। जैसे मान लीजिए इंडिया है, अब देखिए भारत में क्या है, अब 4G टेक्निक है, अब बहुत देश ऐसे हैं वहाँ पे 4G होती नहीं है, तो बहुत सारी तकनीक होती नहीं है, तो उससे होगा क्या, है ना, वो देश आपस में पिछड़ जाएंगे। तो इसके लिए क्या है, आईसीटी का यहाँ पे होना ज़रूरी है। आजकल सारा काम ऑनलाइन है, आप देखिए अमेज़ॉन का बहुत बड़ा निवेश इंडिया में है ना, बहुत सारे विदेशी कंपनियों का निवेश इंडिया में है, भारत में है। तो यहाँ पे अगर उनको पूरी सुविधाएं मिलती है तभी तो देश तरक्की करेगा। गरीब जनता को सूचना संपन्न बनाकर ही निर्धनता उन्मूलन किया जा सकता है। अब देखिए जो गरीब जनता है उसे सूचना संपन्न बनाए। सूचना संपन्न क्या है कि जैसे मान लीजिए गरीब जनता है किसी देश की, अगर देखिए उन्हें आईसीटी के बारे में पता होगा, वहाँ पे इंजीनियर बढ़िया होंगे, तभी वो अपनी निर्धनता से निकल पाएंगे, है ना। सूचना संपन्नता से सशक्तिकरण होता है। देखिए सूचना संपन्नता है, अगर कोई देश देखिए आईसीटी में सबसे आगे है तो वो देश मजबूत होगा। सूचना तकनीक प्रशासन और सरकार में पारदर्शिता लाती है, इससे भ्रष्टाचार को कम करने में सहायता मिलती है। अब देखिए जो सूचना तकनीक है वो क्या है, जो प्रशासन है, जो सरकार है, इनके लोगों के बीच में, सरकार के बीच में क्या है, वो क्या है, पारदर्शिता लाती है। आप देखिए जो भी बजट होता है आप उसे गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। बहुत सारे देखिए जैसे पीआईबी है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है पीआईबी, है ना, पब्लिक इन्फॉर्मेशन इसमें आपको दी जाती है पूरी तरह से। तो आप गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ें, सरकार के बहुत सारे जो उनके जो काम होते हैं वो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, है ना। आरटीआई के ज़रिए देखिए आप उनका काम जो आप देख सकते हैं, तो इससे क्या है बहुत बहुत ज़्यादा पारदर्शिता आती है। सो सूचना तकनीक का प्रयोग योजना बनाने, नीति निर्धारण तथा निर्णय लेने में होता है। अब देखिए जो सूचना तकनीक का प्रयोग किसमें है, योजना बनाने में, नीति निर्धारण में, निर्णय लेने में, ये सूचना तकनीक का प्रयोग होता है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है। अब देखिए कोई योजना बनानी है, ऑनलाइन देखिए उसे बना के भेज सकते हैं, नीति निर्धारण कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। मान लीजिए कि देखिए सरकार ने कोई निर्णय लिया, वो क्या करते हैं इंटरनेट पे आके बता देते हैं, है ना, तो उससे क्या है पूरे देश में पता चल जाता है। देखिए जैसे लॉकडाउन लगा था देश में, तो माननीय प्रधानमंत्री ने देखिए उसके वीडियो जारी किया, जो हमने देखा टीवी पे, मोबाइल में, है ना। तो उससे क्या हुआ, देश में लॉकडाउन लग गया, तो उसे हुआ क्या, ये सूचना तकनीक की वजह से हो पाया। मान लीजिए इंटरनेट हो ना, टीवी हो ना, तो कैसे पता चलेगा। यह नए रोजगार का सृजन करता है। अब देखिए नए रोजगार का सृजन हो गया। अब देखिए मान लीजिए कोई बाहर से कंपनी यहाँ पे आ गई, है ना, तो आप देखिए आजकल क्या है कि जो आईसीटी का काम है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप देखिए आजकल सारा काम, एजुकेशन भी देखिए ऑनलाइन हो रही है ना। तो यूट्यूब पे देखेंगे बहुत सारी चीज़ें नई नई आ चुकी हैं। आजकल देखिए डिजिटल बोर्ड आ चुके हैं जहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो इससे क्या है नए रोजगार निकलते हैं। अब देखिए जो देखिए मान लीजिए टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, अब देखिए कई जो टीचर है वो अपनी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिलती, तो क्या करते हैं वो ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो उनको क्या है एक नया रोजगार मिलता है, किसकी वजह से, आईसीटी की वजह से। अब देखिए शोध में आईसीटी का बहुत महत्व है। निवेश से लेकर प्रबंध, दक्षता, शिक्षा शास्त्र, गुणवत्ता, शोध और नवाचार के प्रमुख मुद्दों से निपटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी तक उच्च शिक्षा में आईसीटी के परिचय से पूरी शिक्षा प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इससे क्या है, जो शोध का बहुत महत्व है, इससे क्या है जो शिक्षा छात्र है
या जो इसकी दक्षता है, इससे क्या है होता है कि पहली बात तो काम बहुत आसान होता है, शोध की वजह से सारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, है ना। इसकी गुणवत्ता में सुधार होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारी जो शिक्षा की प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी होती है। अब देखिए आजकल ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से क्या है कि आप एक विषय को 10 टीचर 50 टीचर से वही टॉपिक को सीख सकते हैं। तो जिसका बेस्ट लगे आप उसे कर सकते हैं। किसकी वजह से पॉसिबल है? आईसीटी की वजह से पॉसिबल है। सो देखिए शोध में आईसीटी के अभिग्रहण में निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अब देखिए मान लीजिए शोध में आईसीटी आ गया है ना, शोध में आईसीटी का प्रयोग किया तो इसमें देखिए कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। पहली बात, दूरवर्ती संस्थानों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। अब देखिए मान लीजिए दूर बैठे हैं आप, मान लीजिए साउथ इंडिया में बैठे हैं, आप दिल्ली में बैठे हैं, है ना, तो आप ये वीडियो वहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। तो आप जो टॉपिक तैयार कर रहे हैं, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो आप उसकी गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई बुक है, बुक में बहुत सारी नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज नहीं है, तो अब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप ये टॉपिक आसानी से कर पाएंगे। तो आपकी जो शिक्षा की गुणवत्ता है, पढ़ाई की गुणवत्ता, उसमें सुधार हो गया। मान लीजिए आपके पास बुक है, उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा आसान नहीं है, मुश्किल है, तो इसकी भाषा आसान है, आपको ये आसानी से टॉपिक को समझा देगा। तो इससे क्या होगा, पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। दूसरी बात देखिए, उच्च शिक्षा संस्थान में अधिक पारदर्शिता प्रणाली लाने से उनकी प्रक्रियाओं और अनुपालन मानदंडों को मजबूती मिलती है। अब देखिए जो शिक्षा संस्थान है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे क्या है, पारदर्शिता प्रणाली लाई जाती है। पारदर्शिता मतलब कि उसमें जो बच्चे हैं, जो शिक्षक है, या उसमें क्या है, उसमें सबको उसके बारे में पता होता है, पारदर्शिता होती है ना। तो उसमें देखिए जो प्रक्रियाएं हैं, जो अनुपालन है, एक यूनिवर्सिटी कैसे चलती है, कॉलेज कैसे चलता है, एक संगठन, एक संस्थान कैसे चलता है, तो वो वहाँ पे कोई भी आसानी से देख सकता है। तो इसे छात्रों के प्रदर्शन, नियुक्ति, वेबसाइट एनालिटिक्स और ब्रांड के ऑडिट के लिए सोशल मीडिया मैट्रिक्स का विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो छात्रों ने देखिए जो भी काम किया है ना, तो बहुत सारी चीज़ें देखिए ऐसी हैं, जैसे सोशल मीडिया है, उसके ज़रिए देखिए क्या क्या होता है ना, वो इसमें आता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई रिसर्च करनी है, तो आपने अपनी रिसर्च की है, उसमें कुछ कमियां हैं, आपको कैसे पता लगाना है, आप उसको देखिए वहाँ पे डाल देंगे इन्फॉर्मेशन नेट पे, तो यूट्यूब पे डाल देंगे, तो उससे जो जो कमियां हैं वो पता चल जाएंगी। सो इंटरनेट में क्या है कि वर्चुअल क्लासरूम, उपग्रह और अन्य माध्यम तथा द्वारा पाठ्यक्रम वितरण के साथ दूरस्थ शिक्षा सुविधाजनक बना दी गई है। अब देखिए जो इंटरनेट, अब देखिए जो वर्चुअल क्लासरूम है, मान लीजिए कहीं पे एक क्लासरूम सेटअप किया गया है किसी जगह पे, तो देखिए वहाँ पे क्या है कि उस क्लासरूम में जो भी पढ़ाया जाता है उसका वीडियो बना के यूट्यूब पे अगर अपलोड होता है, तो इंटरनेट के माध्यम से आप उसे कहीं भी बैठे देख सकते हैं। तो इससे होगा क्या, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे आसानी से देख सकते हैं। शिक्षण में कंप्यूटर आधारित शिक्षा तकनीकों का उपयोग भारत की प्रसिद्ध शिक्षा प्रणाली और संस्थानों द्वारा अपनाया गया है। देखिए जो कंप्यूटर आधारित शिक्षा तकनीक है, उसका देखिए उपयोग होता है भारत में, क्यों, क्योंकि ताकि इसकी जो शिक्षा प्रणाली है वो अच्छी की जा सके। शब्दों और प्रतीकों की विविधता कंप्यूटर की महाशक्ति है, जो शैक्षणिक प्रयास का केंद्र है। अब देखिए जो शब्द है, जो प्रतीक है ना, बहुत भाषा आसान है, भाषा मुश्किल है, वो क्या है, ई लर्निंग और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षा अधिक रोचक आसान बन रहा है। अब देखिए ई लर्निंग वही बात है, यूट्यूब पे वीडियो देखिए, गूगल पे पढ़िए, है ना, ऑनलाइन शिक्षा करिए, तो ये क्या है, रोचक बन जाता है। रोचक मतलब बहुत सारे देखिए ऐसे टीचर हैं। अब आप यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए देखिए सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी, जिसका आपको अच्छा लगे आप उसका पढ़ सकते हैं। इंटरनेट तथा वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से, यानी कि www के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों तक पहुंच सकते हैं और उनको घर और पढ़ा सकते हैं। इंटरनेट मानव ज्ञान का एक उच्चतम संग्रह है। अब देखिए इंटरनेट जो है वो बहुत अच्छा है सबके लिए। इंटरनेट के जरिए देखिए क्या है, आप घर बैठे बैठे आसानी से सीख सकते हैं, आप कोई भी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी इससे आप सीख सकते हैं। की अनुमति देता है, जहां विद्यार्थी, शिक्षक और व्यवसायी शोध सामग्री तथा
पाठ्य सामग्री तक पहुंच सकते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या है, डिजिटल पुस्तकालय है। जैसे मान लीजिए कि अब देखिए स्कूल कॉलेज बंद है कोरोना की वजह से, तो अब देखिए बच्चों को पढ़ना है, लाइब्रेरी में देखेंगे पहली बात तो होता है क्या है, बहुत सारी बुक्स जो है वो आउटडेटेड हो जाती हैं। अब देखिए डिजिटल पुस्तकालय है, आप ई लर्निंग कर सकते हैं। ई लर्निंग मतलब जो पुस्तकें आपको लाइब्रेरी में मिलती हैं, आपको हज़ारों पुस्तकें आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाती हैं, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसकी सरकार देखिए मदद, सरकार ने क्या है इसकी अनुमति दी है। तो क्या होता है कि आप घर बैठे बैठे कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करके किसी भी पुस्तक को पढ़ सकते हैं, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए लाइब्रेरी बंद है है ना, तो आप उसमें आप जा नहीं सकते, लेकिन ई लाइब्रेरी हमेशा खुली रहती है, आप उसे जब मर्जी जाके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए आईसीटी शैक्षणिक संस्था के दिन प्रतिदिन की प्रशासनिक गतिविधियों को आसान और पारदर्शी तरीके से नियंत्रित करने तथा समन्वय और निगरानी के लिए अवसर प्रदान करता है। पंजीकरण, नामांकन, पाठ्यक्रम आवंटन, उपस्थिति की निगरानी, समय सारणी, वर्ग अनुसूची, प्रवेश के लिए आवेदन, छात्रों के दाखिले में जांच, इस तरह की जानकारियाँ ई मीडिया द्वारा पाई जा सकती है। अब देखिए होता क्या है, अगर आपको कहीं पे एडमिशन लेना है, वहाँ पे आप देखिए आसानी से एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, है ना। तो आप सिलेबस भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारी देखिए चीज़ें हैं जिसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको देखिए मान लीजिए कहीं पे पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो आप अलग अलग यूनिवर्सिटी का ओपन करके देख सकते हैं कि क्या फ़ीस है, कैसे फॉर्म भरना है, ये सब कुछ। आईसीटी के संदर्भ में खोजपूर्ण प्रयास की आवश्यकता है। प्रेरणा शक्ति को प्रोत्साहित करने का यह सही समय है, क्योंकि आशा है कि आईसीटी के परिपालन से जीवन के हर क्षेत्र में प्रबल उन्नति को प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो आईसीटी है उसे और अच्छा बनाया जा सकता है, और अच्छा बनाया जा सकता है इसमें। और देखिए इसमें प्रोत्साहित करने के लिए देखिए क्या है कि हमें इसे और आगे बढ़ा के लेके जाना है, इसमें अच्छे से अच्छी चीज़ देनी है कि ताकि ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र में काम आए। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम आईसीटी के जरिए आसानी से देख सकते हैं। आप देखिए जब से कोरोना हुआ था, फैला था, तब से लेके अब तक देखिए यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। यहाँ पे ऑनलाइन में आप आसानी से सारी चीज़ें आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना। अब देखिए बच्चों के मान लीजिए स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, तो उनके पास ऑनलाइन जरिया था, टीचर्स भी ऑनलाइन पढ़ाते थे, तो ताकि उनकी जो स्टडी में कुछ भी फ़र्क ना पड़े। तो ये किसकी वजह से हो पाया, आईसीटी की हेल्प से हो पाया। तो इसको प्रबल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का लेक्चर। सो अगर आपको हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सअप करके कर सकते हैं, ये पेड ग्रुप होगा। अगर आपको फ्री तैयारी करनी है तो वीडियो को साथ साथ देख के लिखते जाइए, आपकी फ्री तैयारी हो जाएगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।